नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आइए सामान्य ज्ञान की श्रृंखला के अंतर्गत भूगोल के अंतर्गत वायुमंडल के बारे में जानते हैं। तो वायुमंडल के बारे में हम जानेंगे, सामान्य जानकारियों के बारे में। विशेष रूप से हम अलग से इस पे वीडियो बनाएंगे। तो वायुमंडल जो है क्या है? पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं, मीन्स एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो वायुमंडल की जो ऊपरी परत के अध्ययन को वायुविज्ञान मीन्स एरोलॉजी एवं निचले परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान मेट्रियोलॉजी कहते हैं। अब आपको बताते चले कि वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% जो भाग है वो पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख गैसें हैं जिनको देख लेते हैं। तो आपको बताते चले कि वायुमंडल की जो गैसें हैं उनका और उनके जो प्रतिशत द्रव्यांक है उनको जान लेते हैं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, जिसका जो अनुपात है, जो प्रतिशतांक है वो 78.8%। इसी तरह से ऑक्सीजन जो है वो 20.95%, आर्गन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.036%, नियान जो है 0.22%, हीलियम जो है 0.0005%, क्रिप्टॉन 0.001%, जेनान 0.00009%, हाइड्रोजन 0.00005। तो अब आपको बताते चले कि इसमें से आपको ध्यान क्या रखना है कि घटते क्रम में जो है पूछते हैं कभी कभी कि गैसों के घटते क्रम को लिखो। इसी तरह से कभी कभी बढ़ते क्रम को लिखते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो शुरुआत की 4 गैसें हैं इनको तो आप कंठस्थ कर लीजिएगा कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20% या 21% है, आर्गन जो है 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.036%। इसको तो पक्का आप याद रखिएगा। अब आपको बताते चले कि जो नाइट्रोजन है इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों में अधिक है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति, प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता है। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वस्तुओं का जो है तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है, जो कि भोजन का मुख्य अंग है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इसी तरह से अब बात करते हैं जो दूसरी सर्वाधिक प्रमुख पाई जाने वाली गैस है वो है ऑक्सीजन। तो यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, अतः यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरी जो प्रमुख गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यह सबसे भारी गैस है और इस कारण से यह सबसे निचली परत में मिलती है। इसका अधिकांश भाग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वैसे यह 90 मिलीमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, मतलब लगभग में 1 मीटर से अधिक ऊंचाई तक पाई जाती है। यह गैस सूर्य से आने वाली जो विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाली विकिरण के लिए अपारगम्य होती है। अतः यह कांच घर या पौधा घर मीन्स ग्रीन हाउस जिसे कहते हैं के प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। वायुमंडल के निचले परत को गर्म रखती है। दूसरी गैसों का आयतन वायुमंडल में स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। तो आपको बताते चले कि भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब बात करते हैं ओजोन के बारे में। तो यह ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। आपको बताते चले कि परीक्षा में कई बार पूछ लेता है कि ओजोन परत कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ओजोन परत है वो पाई जाती है मुख्यतः किस पे? समताप मंडल में। और कितने से कितनी किलोमीटर की ऊंचाई पाई जाती है? वो पाई जाती है 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में अधिकांशतः पाई जाती है। तो वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर
कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती है। अब बात करते हैं जलवाष्प की। तो वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। यह ऊंचाई के साथ घटती जाती है। यह 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। तो वायुमंडल के जो है संपूर्ण जलवाष्प का जो 90% भाग है वो 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। इसके संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, तुषार, हिम आदि का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के तूफानों को जलवाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्यातप के कुछ अंश को अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है। इस प्रकार यह एक कंबल का काम करता है, जिससे पृथ्वी ना तो अधिक गर्म हो पाती है, ना अत्यधिक ठंडी हो सकती है। तो जलवाष्प के संघनन से वृष्टि होती है और वायुमंडल की स्थिरता भी जलवाष्प से नियंत्रित होती है। तो पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं, जो गैसें हैं, वो प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड एवं क्या है, जलवाष्प है। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो जलवाष्प के अलावा सूर्यातप और सौर विकिरण का अवशोषण ऑक्सीजन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें करती हैं। अब बात करते हैं धूलकण की। तो धूलकण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनी वायु प्रवाह इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूलकण के जो प्रमुख स्रोत हैं उनको आप याद रखिएगा, जैसे समुद्री नमक हो गया, महीन मिट्टी हो गया, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल एवं उल्काओं के टूटे हुए कण है। तो धूल कणों का सबसे अधिक जो जमाव है वो उपोष्ण एवं शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। धूल तथा नमक के कारण जो है आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर के मेघों का निर्माण करते हैं। तो आकाश का रंग नीला धूल के कण के कारण ही दिखाई देता है। मतलब धूल कण अगर ना होते तो आकाश का रंग वैसा कलर का ना दिखाई पड़ता है। तो वायुमंडल की जो संरचना है उसके बारे में देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर देख लेते हैं कि वायुमंडल को जो है निम्न परतों में बांटा गया है। पहली है क्षोभ मंडल, जिसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग में औसतन 18 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर जो है वो 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। तो आपको बता दें जो औसत हो जाएगा तो क्या है, लगभग में 15 से 16 किलोमीटर माना जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नोट करके रखिएगा कि जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर है वो केवल 8 किलोमीटर है, जबकि विषुवत रेखा पर यहाँ पर 18 किलोमीटर जो हो जाती है। क्यों हो जाती है, इसका कारण आप ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में मुझे पोस्ट करिए। मैं बाद में वीडियो में इसे पूरा बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर आपको केवल सतही जानकारी रखना है। तो क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। सभी जो मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं हैं, जैसे बादल का निर्माण, आंधी, वर्षा, इसी मंडल में होती हैं। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। इस मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है। तो जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग अलग भागों में करने वाली जो सीमा है उसे क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का जो तापमान है वह -80 डिग्री, जबकि ध्रुवों के ऊपर -45 डिग्री होता है। यह तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। अगली जो वायुमंडलीय परत है उसे कहते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। तो समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है, मतलब होती ही नहीं है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली की कड़क, धूलकण एवं जलवाष्प आदि कुछ भी नहीं होता है। इस वायुमंडल में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें मूलाभ या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहा जाता है। तो समताप मंडल की महत्वपूर्ण लक्षण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसे पृथ्वी की सुरक्षा का कवच भी कहा जाता है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैसें हैं वो है CFC है, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती हैं। तो आपको पता चला कि जो ओजोन परत है वो हमारे अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परत है। तो आपको बताते चले कि ओजोन जो है ऑक्सीजन का ही एक रूप है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है।
तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो नापी जाती है डाप्सन में। डाप्सन उसकी एक इकाई है। जैसे आप द्रव्यमान नापते हैं किसमें, किलोग्राम में, तो इसी तरह से डाप्सन इकाई में नापते हैं उसकी ओजोन परत की मोटाई को। तो कुछ विद्वान ओजोन मंडल को एक अलग मंडल के रूप में मानते हैं। इसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर से लेकर के 60 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। तो ये किताबों में के अनुसार वेरी करता है। लेकिन आप ध्यान रखिए, इसको याद रखिएगा कि जो 20 किलोमीटर से लेकर के आपका 35 किलोमीटर के बीच है उसमें सबसे ज्यादा सघनता होती है ओजोन परत की। तो इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। अब बात करते हैं मध्य मंडल की, जो कि तीसरा मंडल है, मेसोस्फीयर। तो मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इस स्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर यह -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहा जाता है। तो पहली हो गई क्या, पहली जो परत है उसे कहते हैं क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी हो गई मध्य मंडल। और आपको बताते चले कि जो क्षोभ मंडल है समताप मंडल के बीच जो सीमा पाई जाती है उसे क्षोभ सीमा कहते हैं। इसी तरह से जो मध्य मंडल है और समताप मंडल उसके बीच समताप जो है सीमा पाई जाती है। तो अब आपको बताते चले कि जो अगली जो परत है वो है आयन मंडल या आयनोस्फीयर। तो आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में स्थित है। इसमें विद्युत और आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं तथा इसीलिए इन्हें आयन मंडल के रूप में जाना जाता है। यह भाग कम दबाव एवं परावैद्युतिक किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। इस मंडल में सबसे नीचे जो परत होती है वो डी लेयर होती है, जो कि लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2 तथा F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होते हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधाएं प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो लॉन्च किए जाते हैं वो इसी हाइट पे लॉन्च किए जाते हैं, इसी पे स्थित होते हैं। अगली जो परत है वो है वायुमंडल, एक्सोस्फीयर। तो आयन मंडल के ऊपरी भाग को वायुमंडल कहा जाता है। इसकी जो ऊपरी परत सीमा है उसका निर्धारण नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें अरोरा बोरियालिस एवं अरोरा ऑस्ट्रियालिस की घटनाएं होती हैं। अरोरा का अर्थ जो होता है, शाब्दिक अर्थ होता है वो है प्रातः काल, जबकि बोरियालिस तथा ऑस्ट्रियालिस का क्रमशः जो अर्थ होता है वो है उत्तरी एवं दक्षिणी। इसी कारण इन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश अरोरा बोरियालिस एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश जो है अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है। वास्तव में अरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह पर विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। अरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई देते हैं। ये प्रायः आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। तो एक टॉपिक हमने वायुमंडल का कंप्लीट कर लिया है, वो है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम बात करते हैं दूसरे चैप्टर की, जो कि है सूर्यातप या इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंग के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। धरातल पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा में उष्णकटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर के ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर में भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्यातप उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों को प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित वायुमंडलीय भाग पर अधिक तथा महासागरीय भाग में अपेक्षातया कम मात्रा में सूर्यातप प्राप्त होता है। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा को बहुत हद तक प्रभावित करती है। तो अब बात करते हैं कि किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली जो सूर्यातप की मात्रा है, उसी सतह से परावर्तित होने वाली सूर्यातप की मात्रा के बीच का जो अनुपात है उसे एल्बिडो कहा जाता है। सौर विकिरण का यह परावर्तन लघु तरंगों के रूप में होता है। वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों की सतह से परावर्तित तथा धूल कणों से प्रकीर्णित होकर के अंतरिक्ष में लौट जाता है। सूर्यातप का लगभग 2% भाग जो है धरातल से परावर्तित होकर के अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। इस प्रकार सौर विकिरण का 34% भाग
धरातल को गर्म करने में काम नहीं आता है। पूर्ण मेघाच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश में कमी का मूल कारण परावर्तन होता है, ना कि अवशोषण। तो पृथ्वी जो है सौर विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करता है। वायुमंडल सौरिक ऊर्जा का केवल 14% पार्ट ही ग्रहण कर पाता है। वायुमंडल गर्म तथा ठंडा निम्न विधियों द्वारा होता है। पहला है चालन, कंडक्शन। जब आसमान ताप वाली दो वस्तुएं जो तो आपको बता दीजिए कि जो चालन प्रक्रिया है मीन्स कंडक्शन प्रक्रिया है, जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। ऊष्मा का यह प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा ना हो जाए। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, अतः चालन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो है संवहन, कन्वेक्शन। तो पहला हो गया कंडक्शन मीन्स चालन, दूसरा हो गया संवहन, कन्वेक्शन। तो पृथ्वी के संपर्क में आई वस्तु गर्म होकर के धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। जब वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण मीन्स पार्थिव विकिरण अथवा संचालन से गर्म हो जाती है तो उसकी वायु फैलती है और जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने से वह हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। इस प्रकार से वह जो है वायु निचली परतों की ऊष्मा को ऊपर ले जाती है। तो ऊपर की जो वायु है, ठंडी वायु है, उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है और कुछ देर के बाद वह भी गर्म हो जाती है। इस प्रकार संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल क्रमशः नीचे से ऊपर गर्म होता जाता है। तो वायुमंडल गर्म होने से यह मुख्य भूमिका निभाती है। तो संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल गैसीय एवं तरल पदार्थों में होता है क्योंकि उनके अणुओं के बीच का जो बंधन होता है वो कमजोर होता है। यह प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती है। अब तीसरी जो प्रक्रिया है वो है विकिरण मीन्स रेडिएशन। तो अब इसके अंतर्गत क्या है कि किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने की प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं। उदाहरणतः सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल का गर्म होना। तो पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो कि लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होता है पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंग के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म कर देती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म हो जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, न कि सीधे सूर्यातप से। तो अगली जो प्रक्रिया है वो है अभिवहन एडवेक्शन। तो वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। तो लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। मध्य अक्षांशों में जो दैनिक मौसम में आने वाली जो भिन्नताएं हैं तो उनमें क्या होता है कि बदलाव होता रहता है। तो कैसा बदलाव होता है कि इनमें जो है जो भी कुछ होता है क्या होता है कि केवल अभिवहन के कारण ही होता है। तो गर्म वायु राशियां जब ठंडे इलाके में जाती हैं तो उन्हें गर्म कर देती हैं। इससे ऊष्मा का संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक को भी होता है। वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्णकटिबंधों से ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा का संचार करती हैं। अब आपको बताते चलें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मुख्यतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली जो स्थानीय पवन होती है वो लू होती है, वो अभिवहन का ही परिणाम होती है। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में वायुमंडल के अंतर्गत, वो है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। तो मान लें कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्यातप 100 इकाई है। इस 100 इकाई में 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है। तो सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर के बाकी 65 इकाइयां अवशोषित होती हैं। 14% वायुमंडल में व 51% पृथ्वी के धरातल पर। तो पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये 51 इकाइयां पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। इनमें से 17% तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है, जबकि 34% जो इकाइयां होती है
वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती हैं। 6 इकाइयां स्वयं वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, 9 इकाइयां संवहन के जरिए व 19 इकाइयां संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाती हैं। तो अब आपको बता दें कि वायुमंडल जो द्वारा है 48 इकाइयों का अवशोषण होता है, इनमें से 14 इकाइयां सूर्यतत्व द्वारा व 34 इकाइयां पार्थिव विकिरण की होती हैं। तो आपको बताते चले कि वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस कर देता है, अतः पृथ्वी के धरातल पर जो अंतरिक्ष में वापस लौटा दिया जाता है। अतः पृथ्वी के धरातल एवं वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटाने वाली जो विकिरण की इकाइयां हैं क्रमशः 17 और 48 हैं, इनका योग 65 होता है। वापस लौटाने वाली ये इकाइयां उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती हैं जो कि सूर्य से प्राप्त होती हैं। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन है। अब बात करते हैं तापमान की। तो वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्यातप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। जहां ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं के गति को दर्शाती है, वही तापमान किसी पदार्थ अथवा स्थान के गर्म एवं ठंडा होने का डिग्री में माप है। किसी स्थान पर वायु का तापमान निम्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है। उस स्थान का अक्षांश रेखा उस स्थान की कौन सी अक्षांश रेखा पर स्थित है, समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता मतलब कितनी ऊंचाई पर स्थित है, उसी तरह से समुद्र से उसकी दूरी, वायु संहति का परिसंचरण, पोषण तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति एवं स्थानीय कारक। तो तापमान का वितरण देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो जनवरी एवं जुलाई के तापमान का वितरण अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान के वितरण के बारे में जान सकते हैं। वायु मानचित्रों पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं द्वारा जो है आइसोथर्म की मदद से दिखाया जाता है। वह रेखा होती है जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। तो विषुवत रेखीय महासागरों पर जो तापमान है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। सर्वाधिक तापांतर जो होता है वो यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में पाया जाता है, जो कि लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता मीन्स कॉन्टिनेंटलिटी है। सबसे कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर 20 डिग्री दक्षिणी एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाया जाता है। अब समताप रेखा क्या होती है? वह काल्पनिक रेखा जो समान ताप वाले स्थानों को मिलाती है समताप रेखा कहलाती है। तो समताप रेखा तथा तापमान के वितरण में कौन कौन सी विशेषताएं हैं तो उनको देख लेते हैं। तो समताप रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में अक्षांशों के लगभग समानांतर खींची जाती हैं। इनका कारण यह है कि एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्याभिताप प्राप्त होता है और तापमान भी लगभग एक जैसा ही होता है। तो अब देख लेते हैं कि इनकी और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अगली विशेषता है कि जल एवं स्थान पर तापमान भिन्न होता है, अतः तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती हैं, मीन्स अचानक जो है चेंज हो जाती हैं। अब दक्षिणी गोलार्ध में जल जो है अधिक है तथा वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती हैं। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल का भाग कम है तो वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती हैं। तो इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं में मोड़ कम आते हैं, जबकि उनकी पूर्व पश्चिम दिशा स्पष्ट दिखती है। तो समताप रेखाओं के बीच की जो दूरी से ताप प्रवणता में तापमान बदलने की जो दर है का अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे कि कंटूर्स में होता है कि उसमें कैसे ढलान है उसको आप पता कर सकते हैं। तो उच्चावच में क्या प्रवणता है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह से इसमें तापमान बदलने की दर को आपको समझना होता है और उसका अनुमान लगाया जाता है। यदि समताप रेखाएं एक दूसरे के निकट हैं तो ताप प्रवणता अधिक होती, जबकि इसके विपरीत यदि समताप रेखाएं एक दूसरे से दूर है तो ताप प्रवणता कम होगी। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है, अतः अधिक मूल्य वाली समताप रेखाएं उष्णकटिबंध में होती हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत ही कम होता है, अतः वहां पर कम मूल्य की समताप रेखाएं होती हैं। संसार में जो है अधिकांश क्षेत्रों के लिए जनवरी एवं जुलाई के महीने में न्यूनतम अथवा अधिकतम तापमान पाया जाता है। यही कारण है कि तापमान विश्लेषण के लिए बहुधा इन्हीं 2 महीनों को चुना गया है। तो तापांतर क्या होता है? रेंज ऑफ टेम्परेचर, अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। पहला है दैनिक तापांतर जो है डेली रेंज ऑफ डेली टेम्परेचर। तो इसके अंतर्गत किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान के अंतर को वहां का दैनिक तापांतर कहा जाता है। तापमान में आए इस अंतर को ताप परिसर कहते हैं, मतलब कि
रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। तो वार्षिक तापांतर क्या होता है? जिस प्रकार से दिन एवं रात के तापमान में अंतर होता है उसी प्रकार से ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के तापमान में भी अंतर होता है। अतः किसी स्थान के सबसे गर्म एवं सबसे ठंडे महीने के मध्यमान तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65.5 डिग्री सेंटीग्रेड साइबेरिया में स्थित बर्खोयास्क नामक स्थान पर है। किसी भी स्थान विशेष के औसत तापमान एवं उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं। तो इस विषय वस्तु को आप बिल्कुल याद रखिएगा, इस टर्म को बिल्कुल याद रखिएगा, तापीय विसंगति, कि किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम एवं उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं। अब बात कर लेते हैं वायुमंडलीय दबाव, पवन एवं वायु राशियां। तो वायुदाब क्या होता है? माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायुमंडल के जो वायुदाब के पारे के क्षेत्र सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। वायु दाब बैरोमीटर से नापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के एक महत्वपूर्ण सूचक के रूप में जाना जाता है। पारद जो वायु दाब मापी है उसे जो आविष्कार किया था वो ई टार्सेली ने किया था। निर्द्रव वायु दाब मापी जो है लूसियन बिडाई ने किया था। सेल्सियस थर्मामीटर एंडर्स सेल्सियस ने इसका आविष्कार किया था। केस आर्द्रता मापी जो है डी सौसर ने किया था। तो अब आपको बताते चले कि वायुमंडलीय दाब की जो इकाई है वो बार में होती है। तो एक बार जो होता है वो 10⁻15 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो वायु दाब को मिलीबार तथा पास्कल में भी नापते हैं। व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली जो दाब की इकाई है उसे किलो पास्कल केपीए कहते हैं। समुद्र तल पर जो औसत वायुमंडलीय दाब है वो 1013.25 मिलीबार या 1013.2 किलो पास्कल होता है। वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। यह ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर 265 मिलीबार वायुदाब एवं जो है -49.7 डिग्री सेंटीग्रेड मानक तापमान होता है। तो समदाब रेखाएं क्या होती हैं? वह कल्पित रेखाएं जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं समदाब रेखाएं या आइसोबार कहलाती हैं। वायुदाब को मानचित्र पर समदाब रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। दूरी की प्रति इकाई पर दबाव के घटने को दाब प्रवणता कहा जाता है, जैसा कि ताप प्रवणता में होता रहता था। तो आपको बताते चले कि जो है अगला जो बिंदु आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि जब समदाब रेखाएं एक दूसरे के पास होती हैं तो दाब प्रवणता अधिक होती है, जबकि जब समदाब रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं तो दाब प्रवणता कम होती है। तो दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की जो दर होती है वो दाब प्रवणता कहलाती है। तो पृथ्वी के धरातल पर 4 वायु दाब पेटियां पाई जाती हैं या कटिबंध पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से कटिबंध हैं उनको जान लेते हैं। पहला है विषुवत-रेखीय निम्न वायु दाब पेटी। यह पेटी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित होती है। यहाँ सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। इस कटिबंध में धरातली क्षैतिज पवनें नहीं चलती हैं, बल्कि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और संवहनी धाराओं का जन्म होता है। इसलिए इस कटिबंध को शांत कटिबंध या डोल्ट्रम कहते हैं। आप इस चित्र में आप ध्यान से देखिएगा, जो है ये विषुवत रेखीय जो पेटी है, ये पूरी एक पेटी जो है विषुवत रेखीय पेटी है, जो कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में स्थित है। बीच में ये विषुवत रेखा है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद जो दूसरी पेटी है वो कौन सी है? वो है ये देखिएगा, ये आप देखिएगा, ये एक पेटी है। इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं जो है उष्ण कटिबंध। इसी तरह से ये आप पेटी देखिएगा, इसे उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इसी तरह से ये उपध्रुवीय पेटी होती है और ये ध्रुवीय पेटी होती है। तो आप इनको देख लीजिएगा। तो अब आगे देखते हैं कि क्या जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में। तो विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है, जिससे यहाँ पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है, जो वायु को पृथ्वी के पृष्ठ पर ढकेलती है। इस कारण यहाँ पर वायु दाब कम होता है,
तो वायु दाब कम होने का कारण आपने जान लिया है। तो दूसरी जो पेटी है वो है उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, जो है उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः कर्क एवं मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों तक उच्च वायु दाब पेटियां पाई जाती हैं। यहाँ पर उच्च दाब होने के दो कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं कि विषुवत रेखीय कटिबंध से गर्म होकर उठने वाली जो हवाएं हैं वो ठंडी और भारी होकर के कर्क एवं मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच जो है उतरती हैं और उच्च वायु दाब उत्पन्न होता है। दूसरा है पृथ्वी के दैनिक गति के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों से वायु विशाल राशियां कर्क एवं मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों से के बीच एकत्रित हो जाती है, जिससे वहां पर उच्च वायु दाब उत्पन्न हो जाता है। तो विषुवत रेखा से 35 डिग्री या 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च वायु दाब की पेटी उपस्थित होती है। इस उच्च वायु दाब वाली पेटी को जो है अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि मध्य युग में यूरोप की खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह से पालदार जलयानों में लादकर घोड़े भेजे जाते थे। प्रायः इन जलयानों को इन अक्षांशों के बीच वायु शांत रहने के कारण आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी, अतः जलयानों का भार कम करने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में फेंक दिए जाते थे, जिससे कि जलयान आगे बढ़ जाता था। अब जो तीसरी पेटी है वो है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो 45 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वृत्तों के बीच जो है निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है, जिसे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहा जाता है। अब अगली जो पेटी है वो है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो 80 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। अब अगली जो टॉपिक है वो वायुमंडल से रिलेटेड वो है पवन, विंड। तो पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को पवन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा, एयर करंट कहते हैं। यदि पृथ्वी स्थिर होती और उसका धरातल समतल होता तो पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती। ठीक है, बनाती हुई क्या करती, तो वो समकोण बनाती चलती, परंतु वास्तविक स्थिति में क्या है, पृथ्वी समतल तो है नहीं पूरी तरह से। तो यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और उसका धरातल भी समतल नहीं है। तो अतः पवन कई कारणों से प्रभावाधीन अपने दिशा में परिवर्तन करती हुई चलती है। ये कारण है, कौन कौन से कारण है कि दाब प्रवणता बल के कारण, कोरियालिस बल का प्रभाव के कारण, अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण एवं भूघर्षण के कारण क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो कोरियालिस प्रभाव क्या होता है, कोरियालिस इफेक्ट क्या होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं, इसे कोरियालिस बल कहते हैं। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा, जिसने जो है सबसे पहले इस बल के प्रभाव का अध्ययन किया 1844 में। इस बल के प्रभावाधीन उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें हैं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस विक्षेप को फेरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया, अतः इसे फेरेल का नियम कहा जाता है। इसे बायस बेलेट नियम द्वारा भी समझाया जा सकता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा में पीठ खड़ा करके खड़ा हो तो उच्च वायुदाब उसके दाहिनी ओर तथा निम्न वायुदाब उसके बाईं ओर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित जो है इसके ठीक विपरीत होगा। तो कोरियालिस बल अक्षांशों के समकोण के सीधा समानुपात में बढ़ता जाता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर अनुपस्थित होता है, यानी ध्रुवों पर पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप तथा विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता है। तो कोरियालिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। अब जो है कि दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण होने के कारण निम्न वायुदाब के क्षेत्र में पवनें इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं और बहती हैं। तो विषुवत वृत्त पर कोरियालिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के साथ समकोण पर बहती हैं। अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाते हैं। यही कारण है कि विषुवत रेखा के निकट उष्ण
कटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। तो पवन निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी पवनें होती हैं? पहली होती है प्रचलित पवन, दूसरा होते हैं मौसमी पवन, तीसरा होता है स्थानीय पवन। तो प्रचलित पवनें क्या होती हैं कि पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन या अस्थायी पवन कहते हैं। स्थायी पवनें एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती हैं। इनके उदाहरण हैं पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें एवं ध्रुवीय पवनें। तो आपको बताते चले कि जो पछुआ पवनें हैं वो दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली अस्थायी हवाएं हैं। इनकी जो है पश्चिम दिशा के कारण इन्हें पछुआ पवन कहा जाता है। तो पछुआ पवनें जो कहा जाता है, तो पछुआ पवन का जो सर्वश्रेष्ठ विकास है वो 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है, अक्षांशों के बीच पाया जाता है। यहाँ के इन अक्षांशों को जो है क्या कहा जाता है? गरजता 40, प्रचंड 50 व चीखता 60 कहा जाता है। ये सभी नाम नाविकों द्वारा दिए गए हैं। तो व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? लगभग 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्र या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाली पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। कोरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तो इन्हें जो है आप ध्यान से देख लिए हैं। अब इसके बाद जो है आपको जो जानना है वो क्या जानना है कि जो ध्रुवीय पवनें होते हैं उनको बारे में। तो ध्रुवीय पवनें जो होती हैं वो उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर प्रवाहित पवन को उपध्रुवीय जो है ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में इनकी जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। अब मौसमी पवनें क्या होती हैं? तो मौसमी या पवन का मतलब है कि मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें मौसमी पवन कहा जाता है। जैसे मानसूनी पवन, स्थलीय समीर एवं समुद्री समीर। तो अब आप देख लेते हैं कि जो स्थल समीर होता है और समुद्र समीर होता है वो क्या होता है। तो आपको बताते चले कि ऊष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल एवं समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठने लगती हैं और निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उस स्थान पर उच्च वायुदाब बना रहता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न हो जाती है और पवनें समुद्र से स्थल की ओर समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती हैं। रात्रि में इसके एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है और दाब प्रवणता से स्थल से समुद्र की ओर जो है पवनें चलने लगती हैं, जिन्हें स्थलीय पवन कहा जाता है। अब स्थानीय पवनें क्या होती हैं? तो स्थानीय पवनें जो प्रमुख गर्म स्थानीय पवनें हैं उनके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर ठंडी पवनों के बारे में जानेंगे। तो पहली जैसे पवन है चिनूक पवनें। यह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के रॉकीज पर्वत श्रेणी से पूर्वी ढलान के साथ चलने वाली गर्म या शुष्क पवनें होती हैं। यह पवन रॉकी पर्वत के पूर्व में पशु चालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक होती है, क्योंकि शीतकाल में अधिकांश अवधि में क्या होता है, बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को बर्फ से मुक्त रखती हैं। तो फॉन क्या होता है? तो फॉन यह जो है आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढलान से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। इसका जो सर्वाधिक प्रभाव है वो स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है और पशु चारकों के लिए चारागाह मिल जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाता है। अब हरमट्टन क्या होता है? यह एक सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में जो है चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। यह पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है। अब सिरक्को क्या होता है? यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी हुई गर्म हवा है। यह जब भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। एवं अन्य जो स्थानीय जो इनके नाम कहे गए सिरक्को के ही अन्य जो स्थानीय नाम हैं, जैसे मिस्र में इसे खमसिन कहते हैं, लीबिया में इसे गिबली, ट्यूनिशिया में इसे चिली, मैड्रिया में लेस्ट, इटली में सिरक्को व स्पेन में लेबेक कहा जाता है। इसी तरह से सिमूम क्या होता है? यह अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। रोल ब्लैकर क्या होता है? यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। अब ब्रिक फील्डर क्या होता है? यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा होती है। नार्वेस्टर यह जो है न्यूजीलैंड के उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा होती है। सामल जो है यह इराक
तथा फारस की खाड़ी से चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा होती है। सांता आना, यह दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी से चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी आंधी होती है। कोयम बैंग जो है यह जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा होती है। यह तंबाकू की खेती को काफी नुकसान पहुंचाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत से स्थानीय जो है पौने हैं। तो अब आपको देख लेते हैं कुछ जो स्थानीय और पौने हैं उनको जान लेते हैं। जैसे ट्रेमोंटेन जो है मध्य यूरोप में चलने वाली गर्म हवा है। इसी तरह से आयाला जो है वो फ्रांस की है। वर्गस दक्षिण अफ्रीका, सुखोवे रूस एवं कजाकिस्तान, बाग्यो फिलीपींस द्वीप समूह में, गारिच जो है वो जो है दक्षिणी पूर्वी ईरान में, लू उत्तरी भारत में, सैलोने जो है दक्षिणी पूर्वी स्पेन में और सामून जो है वो जो है क्या है ईरान में है। तो देख लेते हैं कि जो और स्थानीय जो शीतल हवाएं हैं, अभी हमने गर्म हवाएं बताए हैं, अब शीतल हवाएं देख लेते हैं। जैसे विली वाव जो अलास्का में चलती है, बोरा एड्रियाटिक तट पे, मिस्ट्रल जो है स्पेन एवं फ्रांस में, बुरान जो है वो रूस में, बाइस जो है वो दक्षिणी फ्रांस में, पैम्पीरो जो है अर्जेंटीना में, फ्रियाजेम जो है ब्राजील में, नार्दर संयुक्त राज्य अमेरिका में, नार्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में, पोनेंटी जो है दक्षिणी अफ्रीका में, पोपागायो जो है मैक्सिको में, मैस्ट्रल उत्तरी इटली में, नोवाडास इक्वाडोर में, बिलीविली जो है ऑस्ट्रेलिया में, सिस्टान पूर्वी ईरान में, हबूब सूडान में, पूर्गा जो है टुंड्रा प्रदेश में, केप डॉक्टर दक्षिणी अफ्रीकी गणतंत्र में। इसे टेबल ब्लॉक भी कहते हैं। तो ये प्रमुख जो ठंडी हवाएं थी उनको मैंने आपको बता दिया है, जो स्थानीय हवाएं थी। अब जानते हैं जेट स्ट्रीम क्या होता है। तो क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाली सक्रिय नालिकाकार एवं विसर्पी जो पवन प्रवाह है उसको क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो आपको बताते चले यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह दोनों गोलार्धों में पाई जाती है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में यह अधिक शक्तिशाली होती है। अब जो है जेट स्ट्रीम, इसमें वायु जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभों, चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, तूफानों, वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण जेट प्रवाह माना जाता है। यह पृथ्वी पर तापमान के वितरण का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब वायु राशियां क्या होती हैं? एयर मासेस, वायुमंडल का वह विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूपता होती है, वायु राशियां कहलाती हैं। सामान्यतः वायु राशियां सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती हैं। एक वायु राशि में कई परतें होती हैं जो एक दूसरे के क्षैतिज दिशा में फैली होती हैं। प्रत्येक परत में वायु के तापमान तथा आर्द्रता की स्थिति लगभग समान होती है। यह जलवायु एवं मौसम के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी तरह से वाताग्र क्या होते हैं, फ्रंट्स क्या होते हैं? जब दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं तो उनके बीच जो मध्य सीमा बनती है उसको वाताग्र कहते हैं। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र एवं अधिविष्ट वाताग्र। तो शीत वाताग्र क्या होता है? जब शीतल तथा भारी जो वायु होती है आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशि को ऊपर ढकेलती है, तो इस संपर्क से क्षेत्र को जो है क्या कहते हैं, शीत वाताग्र कहते हैं। इसी तरह से उष्ण वाताग्र क्या होता है? यदि गर्म वायु राशियां आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ती हैं तो इससे जो संपर्क क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्ण वाताग्र कहते हैं। इसी तरह से अचर वाताग्र क्या होता है? जब वाताग्र स्थिर हो जाए तो इन्हें जो है अचर वाताग्र कहते हैं। अर्थात ऐसे वाताग्र में कोई भी वायु राशि एक दूसरे के ऊपर या नीचे नहीं होती है या उठती है। अधिविष्ट वाताग्र क्या होता है? यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल से ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। वाताग्र जो है क्या होते हैं कि मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं और तीव्र वायुदाब एवं तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं। इसी कारण से क्या होता है कि वायु ऊपर उठती है और बादल बनते हैं और वर्षा होती है। अब जो है बहिरुष्ण कटिबंधीय जो है चक्रवात क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, तो अब देख लेते हैं इनको। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को शीतोष्ण चक्रवात भी कहते हैं, मींस टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं। वे चक्रवातीय वायु प्रणालियां जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य एवं उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं उन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्ण चक्रवात कहा जाता है। मध्य एवं उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से ये गुजरती हैं वहां के मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव होते हैं। बहिरुष्ण जो
कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। आरंभ में वाताग्र अचर होता है। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में उष्ण तथा उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वाताग्र के साथ वायु दाब कम हो जाता है तो उष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुई के विपरीत चक्रवाती परिसंचरण करती है। इस चक्रवाती परिसंचरण से बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होते हैं, जिससे एक उष्ण वाताग्र तथा शीत वाताग्र होता है। उष्ण जो है वायु आक्रामक रूप से ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं और अंततः उष्ण वाताग्रों को पूरी तरह से ढक लेते हैं। यह उष्ण वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता है तथा अधिविष्ट वाताग्र बनता है एवं चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। अब जान लेते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान होते हैं जिनकी उत्पत्ति जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिशील होते हैं। ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण क्या होता है, आक्रामक पवनों के कारण इनमें क्या होता है, कुछ परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आते हैं आपको बताना है। तो ये परिवर्तन क्या होते हैं, विस्तृत विनाश करते हैं, अत्यधिक वर्षा एवं तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हिंद महासागर में ये चक्रवात अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। तो हिंद महासागर में इन्हें क्या कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है। अटलांटिक महासागर में हरिकेन कहा जाता है। पश्चिमी प्रशांत एवं दक्षिणी चीन सागर में टाइफून कहा जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसे विलीज के नाम से जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न एवं विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति एवं विकास के लिए जो अनुकूल स्थितियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला कि बृहद समुद्री सतह जहां पर तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, कोरियालिस बल का होना, ऊर्ध्वाधर पवन की गति में अंतर कम होना, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र होना, समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण होना। तो चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली जो ऊर्जा है वो संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है जो इस तूफान के केंद्र को घेरे रहती है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं। स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर के समाप्त हो जाते हैं। वे जो चक्रवात में प्रायः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, उनकी दिशा जो है अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होते हैं। वह स्थान जहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं उसे चक्रवात का लैंडफॉल कहला जाता है। तो चक्रवात का लैंडफॉल क्या होता है कि वह स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचता है। इसको आप याद रखिएगा। अब आपको अंतर देख लेते हैं कि जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात उसमें क्या अंतर है। तो पहले शीतोष्णकटिबंधीय बाएं साइड में है, ये आप देखिएगा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, और ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में क्या है, इसमें स्पष्ट वाताग्र प्रणालियां होती हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में स्पष्ट वाताग्र प्रणालियां नहीं होती। इसकी उत्पत्ति जल एवं स्थल दोनों पर होती है और जबकि इसकी उत्पत्ति जो है उष्णकटिबंध की केवल समुद्रों पर होती है एवं स्थलीय भागों में पहुंचने पर यह नष्ट हो जाते हैं। अब शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में इसका प्रभाव विस्तृत क्षेत्र में होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो प्रभाव होता है वो बहिर्उष्ण जो कटिबंध चक्रवात है उससे कम होता है। अब जो है जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है यह पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व दिशा में चलता है, जबकि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है यह पूर्व से पश्चिम दिशा में चलता है, यानी व्यापारिक पवनों का अनुगमन करता है। अब आर्द्रता क्या होती है उसको जान लेते हैं। ह्यूमिडिटी, तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। पहला है निरपेक्ष आर्द्रता मीन्स एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, तो वायु की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। इसी तरह से विशिष्ट आर्द्रता क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो वायु की प्रति इकाई भार में, पहला क्या है वायु की प्रति इकाई आयतन में था, अब जो है विशिष्ट आर्द्रता क्या है, वायु की प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति ग्राम
इकाई में नापा जाता है। अब सापेक्ष आर्द्रता जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, इसमें किसी भी तापमान पर, मतलब कोई एक फिक्स तापमान है पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को जो है सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे सापेक्ष आर्द्रता बराबर क्या होता है, किसी भी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटे मीन्स उसके बटे क्या होता है कि उसी ताप पर उसी वायु की जलवाष्प को शोषण करने की क्षमता गुणे 100। तो इस तरह से हम सापेक्ष आर्द्रता निकाल सकते हैं। तो सापेक्ष आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा वायु के तापमान पर निर्भर करता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती जाती है एवं तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। तो संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता जो होती है वो 100% होती है। 45% जो सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे बेहद आरामदायक जो है आर्द्रता मानी जाती है। तो संघनन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, तो जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। यह दो कारकों पर निर्भर करता है, पहला है तापमान में कमी पर तथा वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर। तो उष्मांक क्या होता है, ड्यू पॉइंट क्या होता है, तो वायु जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है तो उसे जो है उष्मांक कहते हैं। उष्मांक पर वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है। ओस पढ़ने के लिए उष्मांक का जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए। तो पाला एवं तुषार क्या होता है, फ्रॉस्ट क्या होता है, जब उष्मांक हिमांक से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। कोहरा क्या होता है, फॉग, तो वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूलकण धुएं के रज एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। उष्मांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। धुंध क्या होता है, मिस्ट, तो हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से कम किंतु 1 किलोमीटर से अधिक होती है, जबकि 2 किलोमीटर से कम होती है। तो बादल क्या होते हैं, क्लाउड्स क्या होते हैं, तो बादल मुख्यतः हवा के रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के उष्मांक से नीचे गिरने से बनते हैं। यह अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं। रूप के आधार पर वायु बादल जो है निम्न प्रकार के होते हैं। पहला हो गया पच्छाव बादल, इसका निर्माण 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। अब है कपासी बादल, यह रूई के समान दिखते हैं। प्रायः 4 किलोमीटर से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं तथा शीर्ष इनका गुंबदनुमा होता है। तीसरा है स्तरीय बादल, ये परतदार चादर जैसे लगते हैं। ये अधिकांश या पूर्ण आकाश को ढके रहते हैं। ये 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसमें सतत वर्षण के गुण होते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास अथवा अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। तो वर्षा बादल क्या होते हैं, तो वर्षा बादल काले एवं गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। यह मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये 4 मूल रूप से बादल मिलकर के निम्न रूपों के बादल का निर्माण करते हैं। ऊंचे बादल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, पच्छाव, पच्छाव स्तरीय एवं पच्छाव कपासी। इसी तरह से मध्य स्तरीय जो बादल होते हैं उसके अंतर्गत मध्य स्तरीय एवं मध्य कपासी आते हैं। इसी तरह से कम ऊंचाई में स्तरीय कपासी, स्तरीय वर्षा बादल एवं कपासी वर्षा बादल आते हैं। अब आपको बताते चलें कि नेफोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला क्या है, यंत्र है। नेफोस्कोप जो है बादलों की दिशा एवं गति को नापने वाला यंत्र है। अब वर्षा क्या होती है, रेनफॉल क्या होता है कि जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे वर्षा कहा जाता है। वायु के ठंडा होने की विधियों के अनुसार वर्षा 3 प्रकार की होती है। पहली है संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल। जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर के फैलती है और हल्की हो जाती है। यह हल्की हवा ऊपर उठने लगती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है।
ऊपर जाकर यह वायु ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लगता है। संघनन से कपासी मेघ बनते हैं जिससे घनघोर वर्षा होती है। इसे संवहनी वर्षा कहते हैं। अब इसी तरह से पर्वतकृत वर्षा क्या होती है? ओरोग्राफिक रेनफॉल। जब जल वर्षा से लदी हुई गर्म हवा को किसी पर्वत या पठार की ढलान के ऊपर चढ़ना पड़ता है तो यह जो वायु होती है ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती है और ऊपर चढ़ने से जलवाष्प का संघनन होने लगता है। इससे वर्षा होती है। तो इसे जो है पर्वतकृत जो है वर्षा कहा जाता है। तो दो वर्षाएं हमने आपको बता दी कौन कौन सी। पहली पर्वतकृत वर्षा और दूसरी जो है संवहनी वर्षा। अब तीसरी वर्षा जो है उसको भी जान लेते हैं। तो तीसरी है चक्रवातीय वर्षा। उसे बोलते हैं साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल। तो चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती या वाताग्रीय वर्षा कहते हैं। अब वर्षण क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। तो जलवाष्प के संघनन के बाद नमी से मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। यह द्रव या ठोस अवस्था दोनों में हो सकती है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं। जब तापमान 0 डिग्री से कम हो जाता है तब यह वर्षण हिमतुलों के रूप में होता है जिसे हिमपात कहते हैं। नमी खटकोड़ी रवों के रूप से निर्मुक्त होता है। वायु एवं हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार जो है सहिम वृष्टि तथा कर्कापात होता है। तो सहिम वृष्टि का मतलब होता है कि हिम के साथ वर्षा, मतलब कि हिम भी होगा उसमें और जो है पानी भी होगा। तो कभी कभी वर्षा की बूंदें जो है बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है तथा पृथ्वी के सतह पर पहुंचती है जिसे ओला पत्थर कहा जाता है। ये वर्षा जल से बनती है जो कि ठंडी परतों से होकर के गुजरती है। अब बादल का फटना क्या होता है? क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात होना। अब चक्रवात प्रतिचक्रवात क्या होता है? साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। तो चक्रवात प्रतिचक्रवात इसकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिश्रण के फलस्वरूप वायु की तीव्र गति के ऊपर उठकर बवंडर के रूप में ग्रहण करने से होती है। चक्रवात क्या होता है? तो केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। इस अवस्था में क्या होता है? हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। इसे ही चक्रवात कहा जाता है। निम्न दाब के चारों ओर पवन का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। प्रायः निम्न वायुदाब क्षेत्र पर वायु अभिसरित होती है और ऊपर उठती है। तो चक्रवात में वायु चलने की जो दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज होती है। टॉर्नेडो, हरिकेन एवं टाइफून चक्रवात के उदाहरण हैं। अब प्रति चक्रवात क्या होता है? जब केंद्र में दबाव अधिक होता है तो केंद्र से बाहर हवाएं चलने लगती हैं। इसे प्रति चक्रवात कहा जाता है। यानी उच्च वायुदाब के क्षेत्र के चारों ओर पवनों का परिक्रमण प्रति चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। उच्च वायुदाब क्षेत्रों में वायु का अवतलन होगा और धरातल पर अपसरित होंगी। इसमें वाताग्र का अभाव होता है, मीन्स फ्रंट्स का अभाव होता है। तो प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल दिशा में क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज होता है। चक्रवात में क्या होता है कि हवा केंद्र की ओर आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है और वर्षा करती है, जबकि प्रति चक्रवात में मौसम साफ रहता है। अब चक्रवात प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा का प्रारूप क्या होगा? तो आपको बताते चलिए कि दाब पद्धति, केंद्र में दाब की दिशा और पवन की दिशा का प्रारूप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कैसा होता है। जैसे चक्रवात है तो चक्रवात केंद्र में क्या होगा? निम्न दाब होगा। तो ये जो है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप होता है। इसी तरह से प्रति चक्रवात में केंद्र में जो दबाव होता है उच्च होता है और घड़ी की सुई के जो है अनुरूप होता है उत्तरी गोलार्ध में इनका मूवमेंट, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनका जो मूवमेंट होता है वो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होता है। तड़ित झंझा एवं टॉर्नेडो क्या होता है? यह भयंकर विध्वंसक अल्पकालीन जो है स्थानीय तूफान है। ये अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक ही सीमित होते हैं। तड़ित झंझा उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ है जो गरज एवं चमक एवं बिजली के साथ उत्पन्न होते हैं। जब यह बादल अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं तो यह तापमान शून्य से कम रहता है तो इससे ओले बनने लगते हैं और ओलावृष्टि होती है। आर्द्रता कम होने पर यह तड़ित झंझा धूल भरी आंधियां लाते हैं। तड़ित झंझा की विशेषता है कि उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्व प्रवाह होता है जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता जाता है और ये अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं जिसके कारण इसमें वर्षण होता है।
तो आपने तड़ित झंझा के बारे में भी जान लिया। तो भयंकर तड़ित झंझा से कभी-कभी वायु आक्रमण के रूप में हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोह करती है। इसमें केंद्र पर अत्यंत कम वायु दाब होता है और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। इस घटना को टॉर्नेडो कहा जाता है। टॉर्नेडो जो है सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। समुद्र पर टॉर्नेडो को जल स्तंभ या वाटर स्पाउट्स कहते हैं। यह जल एवं स्थल दोनों में उत्पन्न होते हैं। इसमें स्थलीय जो पवनों का वेग होता है वो 325 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से होता है। अब ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाके में इस तूफान को टॉर्नेडो कहा जाता है। हरिकेन क्या होता है तो अटलांटिक महासागर में उठने वाली एवं पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान होता है जिसे हरिकेन कहा जाता है। इसकी जो गति होती है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। अब टाइफून क्या होता है तो प्रशांत महासागर में उठने वाले तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधीय जो चक्रवात होता है उसे टाइफून कहा जाता है। इसकी जो गति होती है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है इसके जो है वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल के बारे में बहुत कुछ जैसे आपको बताया गया कि जो है वायुमंडल की संरचना एवं संगठन, सूर्याभितप, तापमान का वितरण, लवणता का वितरण और उसके बाद चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वायु दाब, इस तरह से बहुत कुछ आपको बताया गया, वर्षा बताया गया। तो ये सभी जानकारियां आपको काफी रोचक लगी होंगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे विश्व के भूगोल के विविध पहलुओं के बारे में, कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। ये आपका जो अभी जो वीडियो है ये 5 नंबर वीडियो है जो कि लोशन से लिया गया है। आप इसको देखिए, हो सकता है कि ये जितने भी आपको चीजें बताई गई हैं ये आपके लिए आगामी परीक्षाओं में की सफलता के लिए आपके लिए जरूरी हो सकती है, इसलिए आप इनको ध्यान से सुने और अपना पॉइंट्स नोट करते जाएं और देखें कि ये प्रश्न कहाँ पर पूछे जा सकते हैं। आप इन वीडियोज को शेयर करें अपने दोस्तों में, उनको ये वीडियोस काम आने वाले हैं क्योंकि लॉकडाउन के दौर में सभी किताबें नहीं मिल पा रही है, कोई अव्यवस्थित चल रहा है। इसलिए हमारा उद्देश्य था कि इस वीडियो को बनाया जाए और अपलोड किया जाए। अगर आपने हमारे चैनल का बेल आइकन नहीं दबाया तो दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज को शेयर एवं लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।